चैप्टर 51 पहला कदम। अभी अहाना अपने दोस्त से जुड़ी पुरानी यादों में खोई हुई थी, जिस वजह से उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे खड़े दो आदमी बहुत ही टेंशन और अलर्ट की पोजीशन में उसे गार्ड करने के लिए अपने चोरों तरफ से गुजरते लोगों को अपनी तेज और भावहीन निगाहों से देख रहे थे। उनमें से एक गार्ड ने आखिरकार जब नहीं रहा गया तो दूसरे गार्ड के कान में जाकर फुसाते हुए कहा, मैडम यहाँ ऐसे और कितनी देर खड़ी रहने वाली है? क्या इन्हें कुछ हुआ है? क्या हमें इस बात की रिपोर्ट सर को करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। दूसरा गार्ड भी अहाना के इस रवैये से थोड़ा परेशान था। उसने जब से अहाना को गार्ड किया था तब से उसने अहाना को हमेशा हंसता खेलता ही देखा था, लेकिन आज पहली बार अहाना को गुमसुम और उदासी की जगह पर खड़े देखकर उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे अपने बॉस को मैडम के बारे में बताना चाहिए कि नहीं? कहीं उनके ऐसा करने से मैडम उनसे नाराज ना हो जाए। उसने कुछ सोचकर पहले वाले गार्ड को रिप्लाई करते हुए बहुत ही धीमे से कहा, हम थोड़ी देर और इंतजार करके देख लेते हैं। अगर तब भी स्थिति ऐसी ही होती तो हमें बॉस को सूचित करना होगा, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है बॉस की कुछ ही देर में महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जिसका वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। दूसरे गार्ड ने भी सहमति दी और अपना सर हिला दिया और दोबारा से अपना काम करने लगा। अहाना का ध्यान तब टूटा जब उसने अपने चेहरा पर गर्म सा महसूस हुआ। वो उसकी आंखों से एक बूंद थी जो उसकी आंखों से लुककर उसके गाल पर आ गई। अहाना ने अपने हाथों से उस बूंद को पूछते हुए उसे अपनी आंखों के सामने किया और अपने मन ही मन खुद से कहा, मैं यही डिजर्व करती थी। अपनों को छोड़कर दूसरे पर भरोसा करना का शायद यही अंजाम होना था मेरा। तभी अपने उसी हाथ की कसकर मुट्ठी बनाते हुए अपनी आंखों में गुस्से को छुपाए हुए खुद से वादा किया, अब ये उन लोगों की फूटी किस्मत ही कह लो कि मैं वापस आ गई और आज से शुरू होगा मेरा बदला। बहुत इंतजार कर लिया, अब कार्रवाई का समय है। अपनी उल्टी गिनती करना शुरू कर दो तुम दोनों। अहाना ने खुद को कंट्रोल किया और गहरी सांस लेते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। अहाना को फाइनली कोई एक्शन करते देख दोनों गार्ड्स ने आखिरकार राहत की सांस ली और वो भी जल्दी से अहाना के पीछे चले गए। रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में अहाना अपने लैपटॉप पर कुछ कोड टाइप कर रही थी। उसकी उंगलियां लैपटॉप की कीज पर बहुत तेजी से नाच रही थी। कुछ पल ऐसे ही टाइप करने के बाद डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर शो होता है। डू यू वॉन्ट टू ट्रांसफर ऑल इक्विटी शेयर अमाउंट इन एनजीओ अपना घर? ये देखने के बाद अहाना की उंगलियां अचानक ही कीबोर्ड पर थम गई और उसकी आंखों में चमक सी आ गई। अहाना ने कुछ पल उस डायलॉग बॉक्स को ध्यान से देखा, फिर यस का बटन दबा दिया। कुछ देर पहले दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लाइव कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर एक बड़ी सी लेड के सामने राज अपने हाथ पर माइक लेकर अपने सफेद रंग का 3 पीस सूट पहने एटीट्यूड के साथ सभी को अपनी कंपनी में अपने योगदान के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहा था। उसने एक बार भी कंपनी के असली दिवंगत मालिक अहाना के बारे में जिक्र तक नहीं किया था। सभी मीडियाकर्मी और वहां मौजूद बड़े बड़े बिजनेसमैन इस वक्त उस सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो ये स्पष्ट सी बात थी कि वहां पर सिद्धांत भी अपने असिस्टेंट अमन के साथ मौजूद था। वो साइड में ही खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो एक बार अपने बॉस की तरफ देखता है और फिर स्टेज की तरफ। दूसरी मंजिल के वीआईपी सेक्शन में इस समय सिद्धांत शांत से अपनी कुर्सी बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी गहरी नजर लगातार स्टेज की तरफ थी। दूसरा तरफ राज अपनी बड़ाई करते हुए अपनी कंपनी के मुनाफे और घाटे के बारे में सभी बिजनेसमैन को बता रहा था। अब उसने वहां मौजूद सभी मीडियाकर्मियों की तरफ देखकर कहा, जैसा मैंने आप सबको बताया था, मैं अपने शेयर्स बेचने के बाद सारी रकम इस कंपनी के मालिक द्वारा बना गए एनजीओ अपना घर को ट्रांसफर कर दूंगा, जिससे वहां पर मौजूद सभी बच्चों का भविष्य आने वाले वे बहुत समय तक सुरक्षित हो जाएंगे। राज की बात खत्म होते ही वहां मौजूद सभी ने ताली बजाना शुरू कर दिया। तालियों की गूंज सुनकर राज के चेहरे पर कुटिलता से भरी मुस्कान आ गई। शोर खत्म होने के बाद राज ने दोबारा अनाउंस किया, अब मैं अपने शेयर ऑफिशियली मिस्टर बजाज को ट्रांसफर करने वाला हूं। वो स्टेज पर आकर इन पेपर्स पर सिग्नेचर करेंगे। अब आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बजाज ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक मिस्टर बजाज का। तभी एक मोटा आदमी अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए स्टेज की तरफ जाने लगता है। उस आदमी को देखकर राज मन ही मन उसे कोसते हुए, अच्छा खासा मुझे रायजादा कंपनी वालों ने मेरे शेयर खरीदने के लिए हाँ कर दी थी, पर पता नहीं मेरी कौन सी फोटी किस्मत थी कि मुझे इस 2 कौड़ी के बजाज के साथ अपनी डील करनी पड़ रही है। खैर कुछ नहीं से कुछ तो सही। छोड़ ना राज, वैसे भी तुझे क्या, कौन सी तेरी मेहनत से बनाई कंपनी थी। तू तो अब अपने ऐश करने के समय का इंतजार कर। जैसे ही मिस्टर बजाज स्टेज पर पहुंचे तो उन्हें राज के साथ हाथ मिलाया।
तभी पीछे की लेड स्क्रीन जिसकी उस कंपनी के सारे शेयर्स की प्रेजेंट अमाउंट शो हो रही थी, अचानक से वो अमाउंट माइनस में चले गए। ऐसा होता ही वहां पर मौजूद सभी की आंखें बड़ी हो गई। पर अभी भी सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक सभी को सदमे में देखकर राज और मिस्टर बजाज ने सबकी तरफ देखा और तभी इन्होंने अनायास ही भीड़ की नजरों का पीछा करते हुए जैसे ही अपनी नजर बड़ी सी लेड स्क्रीन पर की तो उनकी भी आंखें शौक से बड़ी हो गई। सिद्धांत तुरंत अपने असिस्टेंट की तरफ पलटा तो उसने देखा उसका असिस्टेंट भी शौक से लेड स्क्रीन को देख रहा था। उसने जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही लेड स्क्रीन में सारे अमाउंट जो शेयर से घटा दिए गए थे सभी एक अकाउंट में ट्रांसफर होते हुए सबकी आंखों के सामने ही शो होने लगे। ये अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि उसी गो का था जिसका अभी थोड़ी देर पहले राज ने जिक्र किया था। ट्रांसफर होते नंबरों को देखकर राज की दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने आखिर ये सब क्या हो रहा था। सदमे से उसकी आंखें और मुंह दोनों खुला का खुला रह गया। वहां खड़ा मिस्टर बजाज भी शॉक में था, क्योंकि उसने ये बात अच्छे से पता थी कि उसकी कंपनी सॉफ्टटेक को बेचने के बाद राज उन पैसों को अपने पास ही रखने वाला था। और उसने इसीलिए तो रखा गया था कि वो शेयर तो अपना नाम कर ले, लेकिन रकम डायरेक्ट एनजीओ को खुद अपने हाथ से ट्रांसफर कर दे। पर उसे जिस काम के लिए रखा गया था वो तो लगता है कोई और ही कर रहा था। उसने अपने मन सोचा, अगर मिस्टर रायजादा को खुद ही ये सब करना था तो मुझे इस काम के लिए क्यों रखा। फिर खुद के सवालों को जवाब देते हुए खुद ही में बदबदाया, इन बड़े लोगों के मन में कब क्या चल रहा हो ये कोई भी नहीं जान सकता। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी नज़र दूसरी मंजिल के वीआईपी सेक्शन में बैठे सिद्धांत की तरफ की, लेकिन वहां देखकर तो और भी ज्यादा शौक लगा, क्योंकि वहां सिद्धांत का असिस्टेंट जो एक कोने में चुपचाप खड़ा था वो अब बालकनी में लटका हुआ लेड स्क्रीन को अपनी बड़ी बड़ी आंखें और मुंह खोल देख रहा था। और दूसरी तरफ में बैठा सिद्धांत शांत तो लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उस वक्त था कंफ्यूजन साफ नजर आ रही था। पर वो मोटा आदमी सिद्धांत को नहीं देख सकता था, पर रेलिंग से लटक रहे अमन को देखकर ही बता सकता था कि वो इस वक्त कितना शौक में है। अब वो भी कंफ्यूजन में वापस लेड स्क्रीन की तरफ देखने लगा जिसका अब तक ट्रांसफर पूरा हो चुका था। पैसे के ट्रांसफर होने के बाद वहां कुछ समय तक घोर सन्नाटा छाया रहा। सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन कंफ्यूजन से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे समझ ना चाह रहे हो कि आखिर चल क्या रहा है। सभी मीडिया पर्सन्स का भी यही हाल था, लेकिन जब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो एक मीडियाकर्मी ने जो सबसे आगे कहा था, अचानक उसकी आंखें चमकी, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसने तुरंत अपने माइक को राज की तरफ करते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, सर तो क्या आप आज ही हम सबके साथ ये ट्रांसफर भी ह्यूजली शो करना चाहते थे? क्या ये आपकी तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला सरप्राइज था जिसे आप अब तक छुपा रहे थे? बोलिए मिस्टर राज। जैसे उस आदमी के सवाल सभी को सुनाई दिया, सभी ने तेज तेज तालियां बजाना शुरू कर दिया और सारे मीडिया वाले राज की तारीफ करने लगे कि उसने कैसे शेयर ट्रांसफर के प्रोसेस में ही एनजीओ को सारा अमाउंट दे दिया बिना एक पल भी गवाए। लेकिन अब भी कुछ बड़े बिजनेसमैन कंफ्यूज्ड, क्योंकि उन्हें शेयर ट्रांसफर के प्रोसेस को होते हुए देखा ही नहीं। 52 जोर का झटका हाई जोरों से लगा। सभी मीडिया पर्सन्स का भी यही हाल था, लेकिन जब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो एक मीडियाकर्मी ने जो सबसे आगे कहा था, अचानक उसकी आंखें चमकी, ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसने तुरंत अपने माइक को राज की तरफ करते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा, सर तो क्या आप आज ही हम सबके साथ ये ट्रांसफर भी ह्यूजली शो करना चाहते थे? क्या ये आपकी तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला सरप्राइज था जिसे आप अब तक छुपा रहे थे? बोलिए मिस्टर राज। जैसे उस आदमी के सवाल सभी को सुनाई दिया, सभी ने तेज तेज तालियां बजाना शुरू कर दिया और सारे मीडिया वाले राज की तारीफ करने लगे कि उसने कैसे शेयर ट्रांसफर के प्रोसेस में ही एनजीओ को सारा अमाउंट दे दिया बिना एक पल भी गवाए। लेकिन अब भी कुछ बड़े बिजनेसमैन कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें शेयर ट्रांसफर के प्रोसेस को होते हुए देखा ही नहीं। पर तब भी वो अपनी जगह पर वैसे ही बैठे रहे और राज के कहने का इंतजार करने लगे। लेकिन जहां एक तरफ इतना सारा हंगामा हो रहा था, उस हंगामे का आकर्षण का केंद्र इस वक्त अपनी जगह पर एक बुत की तरह खड़ा था और लेड स्क्रीन को अपनी फटी आंखों से एक तक देख रहा था। उसे तो इस वक्त अपने आसपास का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी तो जैसे एक पल में ही पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। वो अपनी मन की घबराहट को अपने चेहरे पर ना लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कांपते हाथ और उसके सर पर उभर आए पसीने से साफ साफ उसकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता था। इस वक्त वो जोर जोर से चिल्लाना चाहता था और अपने बल नोचना चाहता था।
लेकिन उसने खुद को अपनी पूरी हिम्मत जुटाए हुए किसी तरह रोका। लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति और उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर उसके बगल में ही खड़े मिस्टर बजाज को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। उसका तो मन कर रहा था वो राज के ही सामने जोर जोर से हंसे, लेकिन बेचारा ये सब अभी नहीं कर सकता था। लेकिन तब भी मिस्टर बजाज के चेहरे की छोटी मुस्कान उसके मन की खुशी को साफ बयां कर सकती थी। उसने राज को देखते हुए मन ही मन कहा, इसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगना। बड़ा आया था किसी और की मेहनत को अपना नाम करने वाला, आया बड़ा। तेरे जैसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए काने। राज को इस तरह अभी भी शांत देखकर अब भीड़ को रोकना और भी मुश्किल हो रहा था। सारे मीडिया वाले तो लगभग अब स्टेज पर जैसे कूदने ही वाले थे। राज का असिस्टेंट सबको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी अभी जो हुआ उसकी वजह से वो भी ढंग से कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था, जिसकी वजह से वहां की भीड़ धीरे धीरे बेकाबू हो गई। तभी राज को अब तक भी कोई जवाब न देते हुए एक मीडिया पर्सन का सबर जवाब दे गए और उसने अपनी तेज और भारी आवाज में राज से सवाल करते हुए कहा, मिस्टर राज, आप अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ये ट्रांसफर आपने नहीं किया? क्या आप कंपनी का पैसा गो में ट्रांसफर ही नहीं करना चाहते थे? क्या ये सब आपका काम नहीं है? बोलिए मिस्टर राज। मिस्टर बजाज अब और खुद को नहीं रोक पाए, उन्हें भी देखना था कि राज इस स्थिति को कैसे संभालता है। उसने बेकाबू हुई भीड़ को देखने के बाद राज के कंधे पर थपथापते हुए उसका होश में लाते हुए कहा, बोलिए मिस्टर राज, आपने अभी तक इन सभी सवालों का जवाब नहीं दिया। मिस्टर बजाज के होश में लाने की वजह से राज एकदम से हड़बड़ा जाता है और कुछ पल अपनी बेजान आंखों से कभी लेड स्क्रीन की तरफ देखता है तो कभी बजाज की तरफ और कभी वहां पर मौजूद बेकाबू हुई भीड़ की तरफ। इस समय वो इतने दुख में था कि उससे कुछ पल लगा अपने दिमाग में सभी चीजों को प्रोसेस करने में। लेकिन जैसा ही उसका दिमाग इस बड़े झटके से उभरा उसने तुरंत एक अच्छा स्पष्टीकरण तैयार कर लिया। आखिर उसने ऐसा ही नहीं अपनी भोली शक्ल और अपनी मीठी बातों से अहाना को इतने समय तक बेवकूफ बनाया था। उसके अंदर ये बेशर्मी और चालाकी अब उसके रामगो तक समझ चुका था। राज ने स्थिति को समझते हुए अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कान लाए और हड़बड़ाते हुए सभी के सवालों का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने ही तो किया है, और कौन ये सब कर सकता है मेरे अलावा। फिर अपने सामने सभी के चेहरे के हाव भाव देखकर जबरदस्ती हंसते हुए कहा, ही, वो तो आज मैं यहाँ मौजूद सभी को सरप्राइज देने वाला था। और देखिए मैं खुद भी आप सब के रिएक्शन देखकर सरप्राइज हो गया था। कुछ पल के लिए तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। राज ने अपनी बात इस तरह घुमाते हुए कही थी, सभी को उसकी बात सही लगे। उसके बगल में ही खड़ा बजाज मन ही में राज की तारीफ करते हुए कहते हैं, मैंने तो इस आदमी के कमीनेपन को कम ही समझ लिया, ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदलता है। मानना पड़ेगा कैसे सभी को अपनी बात में फंसा लिया। ऐसे ही कुछ पल दिल पर पत्थर रखकर किसी तरह राज ने सभी के सवालों का जवाब दिया, लेकिन वो ज्यादा देर तक ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सभी को किसी तरह बहला फुसला कर वहां से रफा दफा कर दिया और वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वो कुछ पल अब अकेला रहना चाहता था। उसने अपने असिस्टेंट से कहकर किसी को भी उसे मिलने से इस वक्त मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच रेस्टोरेंट के एक कोने में एक आदमी जिसका उम्र कुछ 25 साल की होगी। उसकी आंखों में चश्मा था, उसका चेहरा काफी सामान्य था लेकिन फेस फीचर्स काफी अच्छे थे। वो एक अच्छा दिखने वाला लड़का कहा जा सकता था। उसका रंग हल्का भूरा था। कुल मिलाकर वो गुड लुकिंग था वो, लेकिन उस देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है। उसने प्लेन ब्लू जींस और व्हाइट प्रिंटेड शर्ट के ऊपर जैकेट डाला हुआ था। वो उन नॉर्मल कपड़ों में भी काफी स्मार्ट लग रहा था। उस लड़के के आसपास माई बैठी लड़की बार बार उसे लाइन देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का तो एक तक अपने लैपटॉप को ही देख रहा था और सभी को फुल टू इग्नोर कर रहा था। इस समय उस लड़के के लैपटॉप पर भी उसी कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। ऐसे ही कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ता गया और उसने उस कॉन्फ्रेंस में हो रही चीजों को देखा। अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। अचानक उसके मुंह से निकला आहाना, लेकिन जल्दी ही उसकी आंख में कंफ्यूजन आ गया। उसने अपनी उंगलियों को जल्दी जल्दी लैपटॉप की तरह चलाना शुरू कर दिया। इस वक्त लैपटॉप में आ रहे शब्द जल्दी जल्दी बदल जा रहे थे। उसकी आंखें एक तक लैपटॉप की स्क्रीन पर ही तीखी हुई थी। फिर कुछ ही पल बाद उसकी आंखों के सामने किसी के लैपटॉप से जुड़ी जानकारी दिखाई दी, जिसको देखकर उसकी चश्मे के पीछे छुपी आंखें छोटी हो गई। उसने दोबारा से अपने उंगलियों को अपने लैपटॉप पर चलाना शुरू कर दिया। जल्द ही किसी तरह का मैप लोकेशन उसके स्क्रीन में आ गया।
जिसे जैसे ही उसने देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो उस मैप को देखकर हल्के से खुद ही में बैठ गया। इसका मतलब है जिसने ये सब किया वो इंसान यहीं कहीं मौजूद है। मुझे जल्दी ही उसे ढूंढना होगा, कहीं वो मेरे हाथों से निकल ना जाए। ऐसा बोलते ही उसने वो लोकेशन अपनी स्मार्ट वॉच में ट्रांसफर किया और अपने लैपटॉप को क्लोज करके अपनी वॉच की तरफ देखते हुए उसकी लोकेशन को फॉलो करने लगा। जल्दी ही वो लड़का एक कोने पर जाकर खड़ा हो गया। वो एक बार अपनी घड़ी को देखता तो कभी अपने सामने वाले कमरे की तरफ जिसके गेट के दोनों तरफ हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब उससे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो लोकेशन उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर डाली थी वो इस रूम के अंदर की ही दिखा रही थी। लेकिन रूम के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को देखकर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सभी की तरह वो भी उन बॉडीगार्ड्स की छाती पर आर सिंबल को देख पा रहा था, जिसका मतलब वो अच्छे से समझ गया था। करीब 15 मिनट तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार जब वो खुद को और रोक नहीं पाया तो उसने जोखिम लेने का फैसला किया। आखिर अब उसकी सीरियसनेस बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वो इतने आसान से जान दे सकता था। वो बात उसको बहुत अच्छे दोस्त से जुड़ी थी जिसको जानने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। भले ही आज उसे अपनी जिंदगी में ही जोखिम उठाना पड़े, लेकिन वो आज उस घटना से जुड़े इंसान से मिलकर ही रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये अच्छे से जानता था कि जो अभी कुछ देर पहले हुआ वो उसकी अहाना के अलावा और कोई नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं उसका सिक्स्थ सेंस भी कह रही था कि ये अहाना ही हो सकती है। लेकिन तब भी उसका दिमाग इस बात को नकारे जा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जगी थी जिसे वो अच्छे से जानता था वो झूठी है। इसलिए सच्चाई को जानने के लिए अपने दिल को मजबूत कर उसने अपने सामने खड़े उन बॉडीगार्ड्स को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए जल्दी ही गेट खोलने की कोशिश की। लेकिन उन बॉडीगार्ड्स को चकमा देना इतना भी आसान नहीं था। उन दोनों ने उस लड़के की दोनों बाहों को मजबूत से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। वो लड़का इस तरह दोनों तरफ से उठे जेन पर चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे मस्टैंडो, छोड़ दो मुझे, मैं तो बस यहाँ कुछ पता करने आया था। तुम लोगों ने मुझे इस तरह से उठाया कर क्यों रखा है? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो। 53 मरते मरते बचा। इसलिए सच्चाई को जानने के लिए अपने दिल को मजबूत कर उसने अपने सामने खड़े उन बॉडीगार्ड्स को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए जल्दी ही गेट खोलने की कोशिश की। लेकिन उन बॉडीगार्ड्स को चकमा देना इतना भी आसान नहीं था। उन दोनों ने उस लड़के की दोनों बाहों को मजबूत से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। वो लड़का इस तरह दोनों तरफ से उठे जेन पर चीखने चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे मस्टैंडो, छोड़ दो मुझे, मैं तो बस यहाँ कुछ पता करने आया था। तुम लोगों ने मुझे इस तरह से उठाया कर क्यों रखा है? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, जाने दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो। उस लड़के के बार बार चिल्लाने पर भी उन बॉडीगार्ड्स पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उन लोगों ने लड़के की बातें की को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए और उसे लगभग धमकाते हुए एक बॉडीगार्ड ने बोला, इधर हमारी मैडम रुकी हुई है और किसी को भी उनसे मिलने की छोटी ई आधा इजाजत नहीं है जब तक वो किसी से न मिलना चाहती हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना हमारे बॉस ने हमें किसी को भी जान से भी मारने का ऑर्डर दिया है अगर जिसने भी हमारी मैडम को परेशान करने की कोशिश की। वही दूसरे बॉडीगार्ड ने उस चश्मे वाले लड़के को ऊपर से नीचे देखते हुए टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, और तुम्हें तो देखकर ही लग रहा है कि तुम हमारा एक भी पंच नहीं झेल पाओगे। बच्चे, आज हमारा मूड बहुत अच्छा है इसलिए तुम्हें जाने दे रहे हैं, तो मौका है, निकल यहाँ से। उन बॉडीगार्ड्स की इतनी डरावनी धमकी सुनकर उस लड़के की तो सिटी पिट्टी गुल हो गई, लेकिन वो बिना अपने सवालों का जवाब लिए वहां से नहीं जा सकता था। उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और दोबारा से झूठ बोलते हुए कहा, अरे तुम जानते हो नहीं, वो जो अंदर तुम्हारी मैडम है वो मुझे जानती है, मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। अगर तुमने फिर भी मुझे बिना उनसे मिले कुछ ऐसा वैसा किया तो तेरी खैर नहीं। सोच ले। वो लड़का थोड़ा घबराया हुआ था और मन ही मन भगवान को लालच देते हुए कह रहा था कि भगवान, आज इन मुस्टिंडों से मुझे बच्चा ले, पक्का आज अगर मैं बच गया तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, पर प्लीज आज एक बार बस इन मुस्टिंडों से मेरा पीछा छुड़वा दे। अगर मैं पकड़ा गया तो मम्मी कसम बहुत मार पड़ने वाली है। वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह वो दोनों हटे कट्टे बॉडीगार्ड उस पर यकीन कर ले, तो कुछ नहीं तो वो उस इंसान को से तो मिल ही पाएगा जिस पर उसे शक है। शायद उसका भगवान को घूस देना काम कर गया, क्योंकि उसकी बात सुनकर वो दोनों बॉडीगार्ड कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए। फिर पहले ने दूसरे के कान में धीरे से कहा,
अगर जैसा ये लड़का कह रहा है और वो सच हुआ तो मैडम सच में हमारी बैंड बजा देगी। भले ही अगर ये झूठ बोल रहा हो तो बस बॉस हम पर गुस्सा करेंगे, लेकिन अगर ये सच हुआ तो सर भी हमें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो तो आजकल मैडम के सामने भी कुछ नहीं बोल पाते। तो हम क्या चीज है, एक बार इसकी बात मानकर देखे क्या। पहले वाले बॉडीगार्ड की बात सुनकर दूसरा वाला भी सोच में पड़ गया। उसने भी पहले वाले की बातों पर हामी भरते हुए वैसे ही धीमी आवाज में कहा, तू कह तो सही ही रहा है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चल एक बार इसको मैडम से मिलवा ही देते हैं, आगे इसकी किस्मत। वो चश्मिश लड़का घबराया हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था, जिन्होंने अभी तक उसे दोनों तरफ से हवा में उठा रखा था और किसी जासूस की तरह खुसुर फुसुर किए जा रहे थे, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं देगा। वो मन ही मन बोला, एक तो ये दोनों मेरे कानों में ही घुसकर बकवास कर रहे हैं, लगता है इनको सिर्फ बॉडी ही बॉडी मिली है, बाकी दिमाग तो इनका घुटनों में ही है। बड़े आए ऐसे खुसुर कर रहे हैं जैसे मुझे कुछ सुनने ही नहीं देगा। खून, अगर इनकी पंचायत खत्म हो जाए तो ये मुझे जल्दी से उत्तर दे, आखिर मैं कब तक ऐसा ही लटका रहूंगा। उन दोनों बॉडीगार्ड ने एक साथ अपना सर हिलाया और उस लड़के को वापस उसके पैरों पर खड़ा करते हुए उससे जैसे ही कुछ बोलने वाले थे, इतने में जिस रूम के बाहर ये तीनों इतनी देर से उछलने कूदने में लगे हुए थे, आखिरकार उस रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक पतली दुबली सुंदर आकृति उस रूम के बाहर निकलती है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी खूबसूरत अहाना थी, जिसने हमेशा की तरह आज नॉर्मल सी जींस और क्रॉप टॉप के ऊपर जैकेट डाला हुआ था। रिबिथ के बाद वो हमेशा या तो स्कर्ट में रहती या फ्रॉक में या तो जींस में। ये सारे कपड़े हमेशा से उसके फेवरेट रहे, पुरानी अहाना से बिल्कुल अलग, जो किसी टॉम बॉय की तरह कपड़े पहनती थी सिद्धांत को खुश करने के लिए। खैर, अंदर रूम में अहाना अभी उस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी उस न्यूज को ही देख रही थी और उसे राज की चालाकी अच्छे से समझ आ रही थी। उसे तब इस इंसान को देखकर ही पता चलता था कि कोई इतना दोगला कैसे हो सकता है। वो पिछले जन्म में इतना समझदार होने के लिए इस इंसान के झांसे में कैसे फंस जाए। आखिर में उसका इतना ज्यादा स्मार्ट होना तो बेकार ही चला गया। लेकिन तब भी उसने मन ही राज की चालाकी और एक्टिंग स्किल्स की तारीफ भी कर रही थी, क्योंकि उसने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। उसने खुद से कहा, शायद मैंने इस राज को कुछ कम आंक लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैंने उसे की सबसे प्यारी चीज यानी पैसा उससे बहुत दूर कर दिया है। इस वजह से कहीं ना कहीं उसे बहुत गहरा झटका तो लगा ही होगा, पर कोई बात नहीं, ये तो बस मेरा तुम्हें दिया पहला झटका था। अब तो तुम्हें इसकी आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने ऐसे झटके मैं तुम्हें आगे देने वाली हूं, जिसके बाद तुम खुद मेरे पैरों में पड़कर मुझसे मौत की भीख मांगोगे। सीन पर उससे राज के उड़े हुए चेहरे को देखकर कहीं ना कहीं संतुष्टि महसूस हो रही थी। उसे वैसे भी राज को एक बार में ही मारने में कोई मजा नहीं आने वाला था, वो भी उन दोनों को टिल टिल तड़पते हुए देखना चाहती थी, जैसी कि वो तड़पी थी। अभी अहाना अपना ख्यालों में ही खोई हुई थी कि उसे बाहर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी। आखिर बाहर ऐसा क्या हो रहा है देखे के लिए जैसे ही बाहर का दरवाजा खोला, अपने सामने जाना पहचाना चेहरा देखकर उसकी सांसें कुछ पल के लिए थमी रह गई। उसकी आंखें में तुरंत आंसू आ गए, उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन तब भी वो अपनी धुंधली आंखों से लगातार बहुत सारे इमोशंस के लिए सामने मौजूद लड़के को एक तक देखती जा रही थी, क्योंकि जो लड़का अभी उसके सामने खड़ा था वो उसके पिछली जिंदगी में एकमात्र ऐसा इंसान था जिसे वो अपना परिवार कह सकती थी, और उसने ऐसे ही इंसान को अपनी जिंदगी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पिछली बातों को याद करके अहाना इस वक्त अपराध बोध से भर चुकी थी। सामने खड़े लड़के को देखकर अहाना एक पल के लिए सब कुछ भूल गई कि वो इस वक्त कहाँ और किन लोगों के सामने खड़ी है। उसके मुंह से अनायास ही निकला, वाह 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 वरुण। अपने सामने अनजान चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए वरुण कंफ्यूज हो जाता है। कुछ पल तो वो कंफ्यूजन से अहाना की तरफ ही देख रहा था। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पहले वो उस लड़की की खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए उसे एक तक देख ही रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की के मुंह से खुद का नाम सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। आखिर ये लड़की कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानती है? और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की से मिला भी हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस चेहरे को कभी भी भूल जाऊं। अभी वो दोनों लगातार एक दूसरे को ही देख रहे थे। जहां अहाना अभी भी अपने नम आंखों से वरुण को देख रही थी, तो वही वरुण बेचारा अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मेरा नाम लेकर रोकू रही है भगवान, कहीं ऐसा न हो कि इसके रोने से ये दोनों मुस्टंडे मुझे पीट पीट कर भरता ही न बना दे। क्या मुझे अभी यहां से भाग जाना चाहिए? क्या क्रू मैं? सोच वरुण सोच।
वरुण बेचारा डरा और खबरा हुआ कभी अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की की तरफ देखता तो कभी अपने अगल बगल खड़े बॉडीगार्ड की तरफ, जो अहाना के इस तरह दुखी होने की वजह से खुद भी कंफ्यूजन में था। उन्हें तो अब अपनी ही किस्मत पर रोना आ रहा था कि आज पहली बार उनके बॉस ने सामने से मैडम को प्रोटेक्ट करने को कहा और यहाँ उनकी मैडम बार बार बस रो ही जा रही थी। वो दोनों मन ही मन में पता नहीं आज किसका मनहूस मुंह देखकर सुबह उठा। जो ये सब हो रहा है, अगर सर ने मैडम के बारे में पूछा तो हम उन्हें क्या रिपोर्ट करेंगे कि मैडम आज बार बार रोए जा रही थी। वो तो हमारा गला ही काट देंगे। भला आज उनकी हमेशा खुश रहने वाली मैडम आज इतना ज्यादा सीरियस है और बात बात पर दुखी हो रही थी। तभी एक बॉडीगार्ड ने बहुत ही हिम्मत करके अहाना से उसका ध्यान भटकाते हुए अपने गले की खराश करते हुए आखिरकार कहा, च 54 अहाना का सच और रीबर्थ। हालांकि उस बॉडीगार्ड को अहाना के रिएक्शन से कहीं ना कहीं लग रहा था कि अहाना इस लड़के को जानती है, लेकिन वो इस तरह से सवाल कर रहा था कि अहाना उसकी बातों की वजह से अपना रिएक्शन किसी तरह से चेंज कर दे, क्योंकि ये तो सच है कि अब अहाना के दोबारा से रोने से वे दोनों ही बहुत डर रहे थे। उसे बॉडीगार्ड की बात सुनकर अहाना ने खुद को जल्दी ही संभाल लिया और अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा करते हुए वापस रूम में एंटर हो गई। फिलहाल उसे अपने आंसू को काबू करने की जरूरत थी। अहाना का जवाब हाँ में पाकर दोनों ने राहत की सांस ली और वरुण को रूम में जाने का इशारा किया। वरुण बेचारा मरता क्या ना करता, उसने एक गहरी सांस ली, ओपन माउथ फेस रनिंग डैश और रूम में एंटर हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अंगारों पर चल रहा था। जब वो अंदर जा रहा था तो दोनों बॉडीगार्ड उसे अपनी तेज नजरों से घूर घूर कर देख रही थे। खैर रूम का दरवाजा बंद करके उसने एक राहत की सांस ली, ओपन माउथ फेस रनिंग डैश, और सामने की तरफ देखने लगा जहां एक खूबसूरत लड़की अपनी कुर्सी पर अपने लैपटॉप को बंद कर रही थी। अपने सामने बैठी लड़की की खूबसूरती देखती ही वो एक तक उसे देखत ही रह गया। स्माइलिंग फेस, उसने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। स्माइलिंग फेस जो बिना मेकअप के भी इतनी प्यारी लग सकती थी। उसे अपने सामने बैठी लड़की बिल्कुल स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। स्माइलिंग फेस, उसका दिल इस वक्त बहुत से धड़क रहा था। जब अहाना ने देखा वरुण का कमरे में एंटर हो गया है तो उसने उसे बैठने के लिए कहा, लेकिन बेचारा वरुण वो तो बस अपने सामने बैठी सुंदरी को निहारने में लगा हुआ था। जब कुछ देर बाद भी वरुण ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो अहाना ने तेज से चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारा, वरुण। इतनी तेज आवाज से वरुण हड़बड़ा गया और अपने आसपास देखते हुए, हाँ क्या क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ भूकंप आ गया? अहाना, अरे अब बैठ भी जाओ कि वही खड़े रहने का इरादा है? हाँ, जवाब देते हुए वरुण जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे जिसे वो उस लड़की से पूछना चाहता था, लेकिन उसने सबसे पहला सवाल ये करना ही जरूरी लगा क्योंकि अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उसके मुंह से जुबान नहीं निकल रही थी। वो बहुत शाय महसूस कर रहा था। उसने अपना हाथ अपने सर के पीछे ले जाते हुए अपनी बालों पर हाथ फरते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, वो तुम मेरा नाम कैसी जानती हो? अहाना वरुण के लाल गाल को देख और उसे इस तरह शर्माता हुआ देख अपना सर हिलाती है। उसे पहले से ही पता था कि उसका ये दोस्त जो किताबी कीड़ा था, जब भी वो किसी खूबसूरत लड़की से मिलता है या कोई खूबसूरत लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है तो उसकी क्या हालत होती है। लेकिन वो लोग बचपन के दोस्त थे, इस वजह से ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज अपने ही दोस्त की दोबारा वही पुरानी हरकत देखकर अहाना को हंसी आने लगती है। वो अपनी आदत से मजबूर थोड़े आगे की ओर झुकती है, वरुण के सर पर टिप्पणी मारते हुए कहती है, तू कभी नहीं सुधरने वाला ना। अब मेरे सामने भी शुरू हो गया। उद्धरण चिन्ह। अपने सबसे पुराने दोस्त को देखकर अहाना ये बिल्कुल ही भूल गई थी कि वो अब पुरानी अहाना नहीं रही। अब वो वही अहाना नहीं रही। अब वो किसी और की बॉडी में किसी और की लाइफ जी रही थी। अहाना के इस तरह करते ही वरुण एक पल के लिए थम सा जाता है और एक तक अहाना की आंखों में देखने लगत है। इस वक्त वाला वरुण उस वरुण से बिल्कुल अलग लग रहा था जो कुछ पल पहले अहाना के सामने बैठा था। वरुण को इस तरह देख अहाना को भी समझ आ जाता है कि उसने अभी क्या कर दिया, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वैसे भी उसने पहले ही वरुण को इस बारे में बताने का मन बना लिया था और सब कुछ सच बताने का फैसला कर लिया था। वो जानती थी एक वरुण ही था जिस पर वो आंख बंद करके भी विश्वास कर सकती थी। वरुण को इस वक्त अहाना की नीली आंखें काफी जानी पहचानी सी लग रही थी, जो उसे अपने सबसे पुराने और करीबी दोस्त की याद दिला रही थी क्योंकि उसकी दोस्त की आंखें और उसके सामने बैठी लड़की की आंखें दोनों बिल्कुल सेम लग रही थी। लेकिन वो बस खुद को किसी तरह से बहला रहा क्योंकि जब से वो उस लड़की से मिला था
बार बार उसे अपना दोस्त अहाना की याद आ रही थी और जब उस लड़की ने उसके सर पर टिप्पणी मारी तो वो एक बार फिर अहाना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वो उस लड़की से कुछ कहता या कुछ पूछता उससे पहले ही उस लड़की ने ही उसकी आंखों में देखा हुआ कहा, वरुण मैं अहाना हूँ। वरुण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई उसके बस इतना कहते ही, भले ही उसने बहुत देर से इस बात को नकारा हो पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने जो लड़की है वो उसकी दोस्त अहाना ही है। लेकिन वो भला ऐसा कैसे सोच सकता था कि उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, हम और तुम तो मेरा नाम जानती ही हो पर मैं तब भी तुम्हें बोल ही देता हूँ। मेरा नाम वरुण तिवारी है और जैसा तुम्हारे लोग बोल रहे थे लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। वो अपने यहाँ आने का मकसद उसे बताने ही वाला था कि तभी अहाना उसके बीच में टोकते हुए कहा, मैं वही अनाथ लड़की हूँ जो तेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और जो तेरी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। अहाना के इतना बोलता ही वरुण जो कुछ बोलने वाला था उसका मुंह पहले की तरह ही खुला का खुला रह गया और वो स्टैच्यू बनकर अहाना को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। अपने होश को संभालने के बाद वो अविश्वास से कहता है, एक एक मिनट तुम्हारा कहने का मतलब है तुम मेरी वाली अहाना हो लेकिन तुम तो डिजी डिजी अहाना, मुझे पता है मैं इस वक्त पहले जैसी नहीं दिख रही। ऐसा बोलते हुए वो एक पल के लिए रुकती है और एक लंबी सांस लेते हुए वरुण को अपनी मौत से लेकर अपने पुनर्जन्म के बाद की सारी बातें एक एक करके बताने लगती है। जैसे जैसे अहाना बोल रही थी वैसे वैसे वरुण की आंखें छोड़ी जा रही थी। उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया था कि उसमें एक अंडा भी फिट हो सकता था। अपनी बात खत्म करके अहाना थोड़ा नर्वस होकर वरुण की तरफ ही देख रही है, क्योंकि वरुण एकमात्र ऐसा इंसान था जिसे उसने अपने पुनर्जन्म का सच बताया था। उसे बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं वरुण उसकी बातों पर विश्वास करेगा या फिर अगर उसकी बात पर विश्वास कर भी लिया तो उसका कैसा रिएक्शन होगा। अहाना अभी घबराहट की वजह से अपनी उंगलियों को आपस में उलझाती हुई बार बार वरुण की तरफ देख रही थी, जो तब से बस अपने मुंह खोले देख ही रहा था डिजी डिजी। हर पल उसे एक सदी जितना लंबा लग रहा था। अब उसे वरुण पर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो तब से कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, बस फालतू का सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा था। अहना, अब तू कुछ बोलेगा भी या फालतू में फ्यूटेज खाता रहेगा? वरुण अपना सर हिलाते हुए, वैसे तुम्हारी कुछ कुछ बातें सही तो हैं लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही मेरी वाली अहाना हो। अहाना वरुण की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। अहाना को इस तरह सोच में गुम देखकर वरुण उसे चियाते करते हुए कहता है, स्मक, अगर तुम ही मेरी सबसे अच्छे दोस्त हो तो कोई ऐसी घटना बताओ जो केवल उसे और मुझे ही मालूम हो, ना कि मेरे पास वाले लोगों को। अहाना वरुण की बात पर सोच में पड़ जाती है लेकिन जल्दी उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है और वो एक टेढ़ी मुस्कान स्मक करते हुए वरुण को एक तक देखते हुए कहती है, ठीक है लेकिन इसके बाद तुम मुझे दोष मत देना कि मैंने दोबारा से वही बात की है स्मक, जो तुम नहीं सुनना चाहते हो स्मक। अहाना की बात सुनकर वरुण एक पल के लिए तो रुक जाता है लेकिन उसे अब ये जानना था कि ये उसकी बेइज्जती है कि नहीं, इसलिए वो हाँ में सर हिलाते हुए अहाना को बोलने का इशारा करता है। अहाना, ठीक है तो ठीक है। तो जब हम 11वीं क्लास में थे तो तुम्हें एक लड़की पर क्रश था और तुम उसे प्रपोज भी करना चाहते थे। तुमने कई बार मुझसे ये बात बताई थी और तुमने उसके लिए एक लव लेटर भी लिखा था। तो मैंने एक दिन तुम्हारा वो लव लेटर उसके बैग में रख दिया बिना तुम्हें पता चले। और जब तुम्हारी वो सो कॉल्ड स्मर्क क्रश को वो लव लेटर मिला तो उसने अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड से तुम्हें कॉलेज के ग्राउंड में सबके सामने खूब धोया था। इतना काफी है कि पूरी डिटेल बताओ। स्मर्क रिन च 55 वरुण के साथ नोक झोंक। अहना, ठीक है तो ठीक है। तो जब हम 11वीं क्लास में थे तो तुम्हें एक लड़की पर क्रश था और तुम उसे प्रपोज भी करना चाहते थे। तुमने कई बार मुझसे ये बात बताई थी और तुमने उसके लिए एक लव लेटर भी लिखा था। तो मैंने एक दिन तुम्हारा वो लव लेटर उसके बैग में रख दिया बिना तुम्हें पता चले। और जब तुम्हारी वो सो कॉल्ड क्रश को वो लव लेटर मिला तो उसने अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड से तुम्हें कॉलेज के ग्राउंड में सबके सामने खूब धोया था। इतना काफी है कि पूरी डिटेल बता। अब आगे। वरुण अहाना की बात खत्म होते ही अपने हाथ जोड़ते हुए, नहीं नहीं, मेरी माँ, बस इतना बहुत है। बोलते हुए वरुण ने अपने माथे के पसीने को पूछा। वो घटना जब उसे याद आती थी तो अभी भी उसकी रूह तक कांप जाती है। उसे वही घटना दोबारा से याद आ जाता है जब उस लड़की का बॉयफ्रेंड ने उससे अपने बॉयफ्रेंड जो बॉडी बिल्डर टाइप का था, उसने तो उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था कि वो 2 हफ्ते तक अपने बिस्तर पर से खड़ा नहीं हो पाया। सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो बच्चे के अहाना की तरफ देखता है और शिकायत करते हुए कहता है, हे,
तुम्हें ये बात पता थी कि उस लड़की का इतना खतरनाक बॉयफ्रेंड है, फिर भी तूने वो लव लेटर उसके बैग में रख दिया और जब मेरी धुनाई हो रही थी तब भी तू वहां से पतली गली निकल ली थी। ये मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ। इसलिए तो मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, सिर्फ तेरी वजह से। अहाना इस वक्त वरुण का चेहरा देखकर और उसकी शिकायतें सुनकर अपना पैर पकड़कर खूब हंस रही थी, जिसे देखकर वरुण को और भी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। वरुण मन में, अच्छा बहुत हंसी आ रही है ना तुझे, अभी मैं भी तेरे मजे लेता हूँ, फिर देखता हूँ कौन हंसता है। अहाना वैसे मैं सोच रहा था तू तो पहले ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। यार तू कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, मैंने इतनी सुंदर लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। बोलते हुए वो अहाना को एक तक देखने लगा, बिल्कुल किसी नए नवले आशिक की एक्टिंग करते हुए। वरुण की हरकत देखकर अहाना ने उसके के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही पीटते रहते थे, लेकिन इस बार अहाना ने उसे गाल पर ज्यादा जोर से नहीं मारा था क्योंकि अभी अहाना थोड़ा नर्वस थी, बल्कि वो तो उसे हमेशा तेज ही मारती थी, बिल्कुल रहम नहीं दिखती थी। अच्छा तो अब तू मुझ पर लाइन मारने की भी हिम्मत करेगा? हाँ, भूल मत, मैं तेरे सारे राज जानती हूँ। अगर तूने और बकवास की ना तो ये देख रहा है ना। अपने छोटे और कोमल हाथों का मौका बनते हुए अहाना ने वरुण को धमकी देते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया बॉक्सिंग चैंपियन। फिर वो कुछ सोचते हुए अहाना की बातों को पूरी तरह इग्नोर करके वो अपने गाल पर थप्पड़ लगने की वजह से अपने गाल पर हाथ से रब करते हुए बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए अहाना को देखने लगा। उसने आगे बढ़कर किसी बच्चे की तरह अहाना के गालों को पिच करते हुए बड़े ही कंफ्यूजन से कहा, वैसे अब मैं मजाक नहीं कर रहा, पर क्या सच में अहाना ब्रो, क्या ये तू ही है? कहीं तूने कोई प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा ली है? अहाना वरुण की बकवास सुनकर उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए, मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई और मैंने अभी अभी तुझे सब कुछ सच तो बता दिया, तो तू ये क्या बकवास कर रहा है? वरुण अहाना की बात सुनकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए तुरंत अपना सरना में हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, ब्लकी तू कर रही है। मैं तो तेरी हरकतों से ये बात मानने के लिए तैयार हूं कि तू मेरी वाली अहाना है, लेकिन ये मानना कि तू मरकर किसी और की बॉडी में दोबारा से जिंदा होकर मेरे सामने सही सलामत बैठी है, मैं इस बकवास पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला। तूने पक्का कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और तू मुझे बेवकूफ बना रही है ना? अहाना वरुण की बात सुनकर बस फीका सा मुस्कुरा देती है कि वो उसे कैसे यकीन करवाए अपनी बात पर। अगर उसकी जगह वो खुद होती तो अपनी ही बात पर विश्वास ना करती। उसने तो केवल इस बारे में सोचा था कि वो उससे कैसे यकीन दिलाएगी कि वही पुरानी वली अहाना है, लेकिन वरुण ने तो उसकी बात झट से मान ली थी। पर वो तो उल्टा उसके पुनर्जन्म पर शक कर रहा था, जो बिल्कुल लाजमी था। अहाना की वो फीकी स्माइल देखकर वरुण कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और अहाना की कही गई बातों के बारे में अब गंभीरता से सोचने लगता है। जैसा जैसा वो अहाना की कही गई बातों को प्रोसेस कर रहा था, तो उसे अहाना की बातें सच लगने लगी थी। उसे पहले से ही उन दोनों राज और मैताली के बारे में मैं सोचकर ही गुस्सा आ रहा था, और जैसे किसी ने उसे दिमाग का ट्यूबलाइट को ऑन कर दिया हो, वो अपनी चमकती आंखों से उत्साहित होते हुए अहाना से कहता है, अहाना ब्रो, जो अभी उस कॉन्फ्रेंस में हुआ था वो तूने ही किया था? फिर अहाना के कोई भी जवाब का इंतजार ना करते हुए टेबल पर जोर से हाथ मारकर खुद से तेज आवाज में कहता है, देखा, मैंने सही सोचा था, ये सब तूने ही किया था, मेरा सिक्स्थ सेंस कभी गलत नहीं हो सकता। फिर अहाना के कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि उन कमीनों से दूर रहा कर, लेकिन तुझे मुझसे ज्यादा अपनी अनाथ आश्रम की सबसे अच्छी दोस्त मैताली पर यकीन था। अभी तक अहाना जो वरुण की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, वही उसकी आंखें अब कठोर हो गई। वो बस हाँ में सर हिलाते हुए वरुण की बातों पर हामी भरते हुए कहती है, हम तू सच बोल रहा है, मुझे पहले ही तेरी बात पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन उस समय सच में बहुत बड़ी बेवकूफ थी। शायद उस समय मेरी आंखों पर उसकी झूठी बातों की पट्टी चढ़ी हुई थी, लेकिन अब तू देखना मैं उन दोनों को कैसे मौत की भीख मांग के लिए मजबूर कर देती हूँ। अहाना को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वरुण थोड़ा डर गया, उसके हाथ अपने आप ही अहाना के कंधों से हट जाते हैं। वो अब समझ सकता था कि अहाना पर क्या बीती होगी। उसने अहाना के हाथ को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से थपथपाते हुए कहा, और इसमें मैं तेरी पूरी पूरी मदद करूंगा। अहाना वरुण को ध्यान से देखती है और थोड़ा रुककर उससे कहती है, तुझे मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा कि मैंने तुझे इस तरह तेरी ही मेहनत से बनाई हुई कंपनी से दूर कर दिया और अब हमारी उस कंपनी को खत्म करके सारे पैसे मैंने अपने गो में ट्रांसफर करा दिए? क्या तुझे मुझसे कोई शिकायत नहीं है वरुण?
वरुण के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान एक जाती है। आहाना की बात सुनकर वो आहाना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उससे कहता है, गुस्सा गुस्सा तो मुझे खुद पर था जब मैंने तेरी हत्या की खबर सुनी। सच कहूं उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि तेरी मौत के पीछे वो दोनों हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार मैं भी था, क्योंकि जो भी हो मुझे तुझे यूं अकेला चोट कर नहीं आना चाहिए था। जबकि मैं ये अच्छे से जानता था कि वो लड़की तेरी पीठ के पीछे छुरा भोंकने का काम कर रही है। लेकिन इतना बोलते हुए वो चुप हो जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए आहाना की तरफ देखकर वापस से अपनी बात कंटिन्यू करता है, और जहां तक रही तेरी कंपनी को खत्म करने वाली बात, तो अगर हम दोनों साथ हैं तो और भी बहुत सारी ऐसी ही कंपनी खादी कर सकती है। और वैसे भी वो एनजीओ केवल तेरा नहीं है, मेरा भी है, और तेरे जाने के बाद मैंने ही उसका पूरा पूरा ख्याल रखा है अपने घर की तरह। वरुण की बात सुनकर आहाना के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वो वरुण के गले लगकर रोने लगती है। अपने पुनर्जन्म के बाद वो अब तक खुलकर किसी से ना बात कर पा रही थी और ना ही किसी को अपनी स्थिति के बारे में बता ही पाती। वो सारा दुख अब उसकी आंखों से आंसू के रूप में झरने की तरह बह रहा था। वरुण कुछ पल तक तो उसे रोने देता है। उसका दिल आज इतने दिनों बाद एक सुकून महसूस कर रहा था। उन दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा भाई बहन का था। वो हमेशा आहाना को अपनी बहन ही मानता था। जब भी वो कोई गलती करता तो आहाना कोई बड़ी बहन की तरह उसे डांटती थी, और जब आहाना दुखी या कभी कभी अकेलापन महसूस करती तो वो हमेशा बड़े भाई की तरह उसे इसी तरह चुप कराता था। आहाना हमेशा से उसे हर एक बात शेयर करती थी। वो उसे अपनी जिंदगी में एकलौता परिवार का सदस्य मानती थी, जो बात उसे अच्छे से पता थी। जब आहाना जी भर कर रो चुकी तो वो उससे अलग होकर अपने आंसू पूछने लगती है। वरुण उसे हंसाने के लिए उसे चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे जो भी हो तेरी तो लॉटरी ही लग गई। तू तो बिना किसी मेहनत के इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई। अब तो तू किसी भी हैंडसम लड़के को फुल टू लाइन मार सकती है, बिल्कुल मेरी तरह। पहले तो तुझे पैसे कमाने की चिंता थी, लेकिन अब तो तू पहले से काफी अमीर लग रही है। तो तू अपनी लाइफ फुल टू एंजॉय कर सकती है। वरुण की बातें सुनकर आहाना के आंखों के सामने सिद्धांत का चेहरा आ गया। वो सिद्धांत के ख्यालों में खो जाती है और अपनी पहली मुलाकात से लेकर आज तक उसके साथ बिताए सारे पल शॉर्ट वीडियो की तरह उसे याद आने लगते हैं। अपनी पहली मुलाकात को याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसके गाल थोड़े लाल हो जाते हैं। आहाना को यूं अपनी में ही मुस्कुराता और शर्माता देखकर वरुण की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे छेड़ते हुए कहता है, मतलब मुझे देर हो गई। मैं तो तुझे पहले की तरह बहुत ही भोला भाला समझता था, लेकिन तूने तो पहले से ही किसी को ढूंढ कर रखा है। बोल बोल कौन है वो? ओहन, नहीं कोई तो नहीं। वैसे तू बता, इतने सालों में तेरी जिंदगी कैसी रही? तुमने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बोलते हुए आहाना ने वरुण के टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए कहा, जिसमें वो कामयाब भी हो गई और वरुण आहाना से बिछड़ने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में सारी बातें एक एक कर डिटेल में बताईं। वरुण को अपने टॉपिक से हटा देख आहाना ने मन ही मन राहत की सांस ली और उसे बीते सालों के बारे में ध्यान से सुनने लगी। 56 डेविल की एंट्री रॉय कंपनी में। वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में अमन राज के जाने के बाद आखिरकार खुद को संभलता है और अपनी हालत सुधारने के बाद सिद्धांत के करीब जाते हुए धीरे से बोलता है, सर हमारा प्लान तो फेल हो गया। क्या आपके पास मेरे लिए कोई और ऑर्डर है? सर अब आप कहाँ जाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी आज की सारी मीटिंग्स कल के लिए स्थगित कर दी गई थी। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर सिद्धांत कुछ देर तक तो इस बारे में सोचता है। वैसे हम जो चाहते थे वो तो हो ही चुका है, फिर चाहे जैसे हुआ हो, लेकिन मुझे इस घटना से जुड़ी सारी डिटेल्स कल मेरी डेस्क पर चाहिए। अमन अपना सर हिलाते हुए, मन में, मुझे पहले से ही पता था बॉस कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं। और जैसे ही वो जाने को होता है कि अपने बॉस का अगला ऑर्डर सुनकर शॉक में वो वही खड़ा रह जाता है। सिद्धांत, और हाँ, ड्राइवर से कहकर रॉय कंपनी चलने की तैयारी करो, हम अभी वहां जा रहे हैं। अमन मन ही मन में चिल्लाते हुए, आज मुझे और कितने शौक मिलने वाले हैं। बॉस जो मैडम से जुड़ी कोई भी बात पर ध्यान तक नहीं देते थे, वो आज मैडम की फैमिली की कंपनी में जाने की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने आखिरकार डिवोर्स लेने का प्लान बना लिया है? और क्या बिग बॉस उन्हें इस बात के लिए अनुमति देंगे? फिर अपना सर हिलाते हुए, वैसे भी अगर बॉस ने कुछ करने का सोच ही लिया है तो उन्हें भला कौन रोक सकता है। सिद्धांत अपने असिस्टेंट को वही शौक में खड़े रहने देता है और अपने ही ख्यालों को खोया हुआ छोड़कर वहां से बाहर चला गया। रॉय कंपनी, ऋषभ का ऑफिस। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं छोटी को इस बार बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला।
पहले भी उसने बिना हमारी मर्जी बस दादू के कहने पर ही उसी को रायजादा से शादी कर ली और जब उसकी लाइफ पर बनाई तब मुझे लगा शायद उसे थोड़ी अक्ल आ गई है। पर मैं गलत था, वो अभी भी उस आदमी के प्यार के पीछे पागल है। मैं उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला नहीं जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेता और छोटी को उस शैतान के चांगुल से नहीं छुड़ा लेता, तब तक मैं किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सामने जानकी जी ऋषभ को समझाते हुए कॉल पर बेटा वो सिर्फ 1 साल के लिए वहां पर है, जो कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है और तू ये अच्छे से जानता है कि वो क्यों उसके साथ रहने गई है। उसे केवल हमारी चिंता है कि रायजादा परिवार इस बहाने को लेकर अपनी सारी डील हमारी कंपनी से ना तोड़ दे। तू समझ तो मेरी बात को। ऋषभ गुस्से से झुंझेट हुए, मुझे पता है माँ वो इस वक्त बहुत महान बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ, मुझे कंपनी से ज्यादा अपनी छोटी की चिंता है। और माँ आप तो ये अच्छे से जानती है कि सिद्धांत रायजादा के बारे में क्या अफवाह है कि वो गे है और वो लड़कियों से साथ कितना अभद्र व्यवहार करता है। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है और ये बात आप भी अच्छे से जानती हो। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त जानकी जी ऋषभ की बातों से चुप पड़ जाती है क्योंकि वो बोल तो सच ही रहा था और उन्हें भी अहाना की बहुत चिंता थी, लेकिन अहाना खुद ही नहीं आना चाहती थी तो वो इसमें कर भी सकती थी। दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई ना सुनकर ऋषभ समझ जाता है कि उसकी इस बात का सामने से कोई भी जवाब नहीं आने वाला, इसलिए बाय बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। इस वक्त उसे अहाना पर गुस्सा और उसकी फिक्र एक साथ हो रही थी। इस वक्त वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा था क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि सिद्धांत जैसे शख्सियत के सामने उसकी कंपनी को धूल में मिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए वो अपनी सारी निराशा रोज अपने काम में निकालता था। अभी भी ऋषभ अपनी माँ से बात करने के बाद अपनी फाइलों में अपना सर घुसाकर काम में ही लगा हुआ था कि तभी उसका असिस्टेंट बिना गेट नॉक किए अंदर आते हुए हाफते हुए ऋषभ से कहता है, सर 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 वो उद्धरण चिन्ह। अपने असिस्टेंट को इतना ज्यादा डरा और घबराया हुआ देखकर ऋषभ अपनी फाइलें में घुसे अपने सर को वापस से निकलते हुए अपने असिस्टेंट को देखकर अपना नॉर्मल टोन में बोलता है, क्या हुआ है? और मैंने तुमसे इस समय मुझे डिस्टर्ब करने को मना किया था, तो तुम बिना नॉक किए अंदर कैसे आए और तुम इतने ज्यादा जल्दी में और डरे हुए क्यों लग रहे हो? अपने सर के सवाल सुनकर उसका असिस्टेंट सबसे पहले अपने माथे के पसीने को पूछता है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए सांसों को नॉर्मल करने के बाद ऋषभ से बोलना शुरू करता है, लेकिन उसकी आवाज में उसका डर और हड़बड़ी अभी भी थी। वो सर, वो रायजादा ग्रुप के हेड मिस्टर सिद्धांत रायजादा यहाँ वो यहाँ आए हैं और वो आपसे अभी ही मिलना चाहता है। कंपनी में किसी की भी हिम्मत नहीं उन्हें रोक सके, इसलिए वो सीधे आपके केबिन की तरफ ही आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर ऋषभ की भौं आपस में सिकुड़ गई। हालांकि वो सिद्धांत से नफरत करता था, लेकिन वो उससे काफी डरता भी था और हो भी कूना। भले ही सिद्धांत अपने दादाजी के सामने अच्छा पोटा बना रहता हो, लेकिन अपनी बाकी फैमिली और पूरी दुनिया के लिए वो किसी डेविल से कम नहीं था। बल्कि सब उसे डेविल किंग ही कहते थे बिजनेस वर्ल्ड का, क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी को भी उसकी छोटी से छोटी गलती के लिए भी नहीं बख्शा था। वो उन्हें ऐसी दर्दनाक सजा देता था जिसकी याद उनकी पूरी 7 पुश्तों तक को रहने वाली थी। वो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में अपने एक हार्टलेस पर्सन के नाम से फेमस था। हालांकि उसके दादू और सिद्धांत के दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए सिद्धांत ने ऋषभ की फैमिली को हमेशा अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबल डील्स ही देता रहता था, लेकिन कभी भी वो उनसे मिलने तक नहीं आया था, भले ही वो उस घर का दामाद ही क्यों न हो। लेकिन ये बात दोनों परिवार जानते थे कि ये रिश्ता सिद्धांत पर थोपा गया था, इसीलिए सिद्धांत ने और ना ही उसके घरवालों ने इस रिश्ते को ज्यादा मान्यता दी थी। ऋषभ यही सोच रहा था कि सिद्धांत भला उससे मिलने आया है, आखिर वो इतना भी फ्री नहीं है कि वो उससे मिले, भला उस जैसे शख्सियत को उससे क्या ही काम हो सकता है। वो दोनों बस उसकी बहन की वजह से जुड़े हुए थे और ऋषभ ने तो केवल शादी के दिन ही उसे देखा था। सिद्धांत की आभा ही इतना ज्यादा खतरनाक थी कि उसने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना की थी कि वो कभी दोबारा उस आदमी के सामने तक ना आए। पर आज अभी ऋषभ अपने ख्यालों में गुम ही था कि तभी 2 बॉडीगार्ड दरवाजा खोलकर अंदर आते ही साइड में खड़े हो गए। उनके अंदर आने के बाद एक हैंडसम सा 6 फीट ऊंचा लंबा चौड़ा आदमी, जिसकी टोन बॉडी और मसल्स उसके 3 पीस ब्लैक सूट पर बिल्कुल टाइट फिटेड थी, जिसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुली हुई थे जिससे उसका ब्रॉड चेस्ट साफ दिख रहा था। उसके फिटेड सूट में भी उसके वी शेप वाले 8 पैक एब्स उभर कर दिखा रहे थे।
उसके जीरो एक्सप्रेशन वाला सुंदर चेहरा, जिसमें हल्की ट्रिम दाढ़ी के साथ उसकी सीधी नाक और पतले होंठ, उसके चेहरे के शार्प फीचर्स को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। उसको देखने भर से ऐसा लग रहा था जैसे खुद आसमान से कोई फरिश्ता उतरकर आ गया हो, लेकिन उसकी आभा और अभिव्यक्ति किसी शैतान से कम नहीं थी। कुल मिलाकर वो दुनिया के किसी भी पुरुष मॉडल को पीछे छोड़ सकता था, बल्कि वो सारे मॉडल और हीरो तो उसके सामने कम लगते। उसका लंबा चौड़ा फिगर उसके बड़े ऑफिस में अंदर आते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा किसी गरीब के घर में घुस आया हो। उसके अंदर आते ही रूम का टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। वहां पर मौजूद सभी को एक दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है। सिद्धांत के ऑफिस में एंटर होने के बाद उसके पीछे चल रहे 4 बॉडीगार्ड रूम के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। इतने हटे कट्टे बॉडीगार्ड को देखकर किसी की भी उस ऑफिस के पास भटकने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। रूम के अंदर मौजूद ऋषभ और उसके असिस्टेंट का दिल डर की वजह से जोरों जोरों से धड़क रहा था। अंदर आते ही सिद्धांत ने ऋषभ की आंखें में सीधा देखते हुए अपने जीरो एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ कहा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन। सिद्धांत के बस इतना कहते ही असिस्टेंट बिना कुछ बोलो वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे कोई भूत। अपने असिस्टेंट को इस तरह से उसे इस डेविल के सामने यूं अकेला छोड़कर भागते देख ऋषभ मन ही अपने उस धोखेबाज असिस्टेंट को गाली देने लगा, जो उसे इस तरह शैतान के सामने यूं अकेला छोड़कर भाग गया था। लेकिन वो अपना ये डर अपने चेहरे पर नहीं आने दे सकता था, क्योंकि वो भले ही इस वक्त सिद्धांत से चाहे जितना डर रहा हो, लेकिन उसकी प्यारी छोटी अब भी उस इंसान के साथ रहती थी, तो भला वो उस इंसान के सामने खुद को कम कैसे दिखा सकता था। भले ही ऋषभ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपना डर छुपाने की, लेकिन उसके डर से कांपते हुए हाथ सब बया कर रहे थे। जैसे ही सिद्धांत की नजर उसे कांपते हाथों पर पड़ी, उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। जब ऋषभ को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है, तो उसने अपनी हथेली की कसकर मुट्ठी बांध ली। सिद्धांत ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड को बस एक नजर देखा। सिद्धांत का इशारा मिलते ही वे दोनों कमरे से बाहर चले गए और कमरे को बंद करके वही गेट के सामने ही खड़े हो गए। 57 अहाना से प्यार योजक चिन्ह। भले ही ऋषभ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपना डर छुपाने की, लेकिन उसके डर से कांपते हुए हाथ सब बया कर रहे थे। जैसे ही सिद्धांत की नजर उसे कांपते हाथों पर पड़ी, उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। जब ऋषभ को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है, तो उसने अपनी हथेली की कसकर मुट्ठी बांध ली। सिद्धांत ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड को बस एक नजर देखा। सिद्धांत का इशारा मिलते ही वे दोनों कमरे से बाहर चले गए और कमरे को बंद करके वही गेट के सामने ही खड़े हो गए। अब आगे। अब रूम में सिर्फ सिद्धांत और ऋषभ ही अकेले बचे हुए थे। रूम में इस वक्त घोर सन्नाटा था। वे दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में तीव्रता से देख रहे थे। ऋषभ ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया और उसने गहरी सांस छोड़े हुए, तो मिस्टर रायजादा, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? सिद्धांत ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए। आज मैं केवल अहाना के हस्बैंड के नाते तुमसे बात आया हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पूरी बात बिना किसी दखल के सुनोगे। सिद्धांत की बात भले ही रिक्वेस्ट करने वाली लग रही थी, लेकिन उसकी टोन ऑर्डर देने वाली थी। ऋषभ ने जैसे ही सुना कि वो उसकी छोटी के हस्बैंड के तौर पर उससे मिलने आया है, तो उसका डर अब उसके गुस्से में बदल गया। लेकिन वो सिद्धांत के आगे कुछ कह भी सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने सहमति में अपना सर हिला दिया और मन ही मन कहा, ये मुझे बोल तो ऐसा रहा जैसे मैं इसकी बात के बीच में टोकने की हिम्मत करूंगा। मुझे कुछ और दिनों के लिए जिंदा रहना है भाई। सिद्धांत ऋषभ की हामी मिलते ही उसने अपनी बात शुरू की। जैसा कि तुम जानते हो, मैं कभी भी तुम्हारी बहन के साथ इस जबरदस्त वाली शादी को नहीं निभाना चाहता था, लेकिन मैंने तब भी कभी उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया और कभी उसे ठेस नहीं पहुंचाए। फिर सिद्धांत ने वो सारी बातें बताना शुरू किया जो उसने अहाना को कुछ दिन पहले बताई थी, कि कैसे उसने शनाया के कहने पर गलती से असली गोलियां खा ली थी। अगर उस वक्त उसके लोगों ने समय पर उसे नहीं बचाया होता, तो शायद वो आज सही सलामत ना होती। जैसे जैसे सिद्धांत अपनी बात बोलते जा रहा था, वैसे वैसे ऋषभ के एक्सप्रेशन पहले कंफ्यूजन से चीढ़ में, फिर शनाया के लिए गुस्से में बदलते जा रहे थे। लेकिन अब भी वो कंफ्यूज था कि आखिर ये सारी बातें सिद्धांत खुद उसे बताने क्यों आया है। अपनी बात कहते वक्त सिद्धांत के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो केवल ध्यान से ऋषभ के बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। उसने थोड़ी देर का पॉज लेने के बाद अपनी उसी ठंडी आवाज में ऋषभ से कहा, मैं तुम्हें आज केवल ये बताने आया था कि मैं अब से अहाना को एक पत्नी के रूप में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाला हूं। सिद्धांत के आखिरी शब्द सुनकर तो जैसे ऋषभ को 440 वोल्ट का झटका लगा हो।
वो आंखें बड़ी करके कुछ कहने को हुआ कि सिद्धांत के आगे के शब्द उसे अपनी जगह पर जमाए रखने के लिए काफी थे। और ऐसा करने से मुझे खुद मेरी पत्नी भी नहीं रोक सकती। कहते हुए सिद्धांत के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और अहाना को याद करते ही उसके चेहरे के भाव थोड़े नर्म हो गए। सिद्धांत अपनी बात खत्म करके ऋषभ को वैसे ही बेसुध सा बैठा हुआ छोड़ वहां से जाने को उठा कि तभी, क्या तुम छोटी से प्यार करने लगे हो? पीछे से ऋषभ की धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही सिद्धांत वहीं रुक गया और ऋषभ की आंखों में ध्यान से देखते हुए उसने बिना किसी भाव के कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मुझे नहीं पता कि मैं अहाना से प्यार करने लगा हूं कि नहीं, पर यह निश्चित रूप से पसंद से कुछ ज्यादा है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त ऋषभ को सिद्धांत की आंखों में सच्चाई साफ नजर आ रही थी। उसने बस अपना सर हिला दिया और आगे सिद्धांत से कुछ नहीं कहा। सिद्धांत भी कुछ पल ऋषभ को ध्यान से देखने के बाद वहां से जाने के लिए मुड़ गया। गेट के पास कुछ पल रुकने के बाद उसने पलटकर ऋषभ को ध्यान से देखते हुए कहता है, मैं आज ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बताने आया था क्योंकि मैं जानता हूं कि अहाना अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और वो अपने भाई को उससे रूठा हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बोलते हुए वो वहां बिना एक पल और गवाए वहां से चला गया। ऋषभ उसकी बात सुनकर वैसे ही कुछ देर बैठा हुआ अपने ख्यालों में खोया रह। इस वक्त उसके मन में कितने ही ख्याल तूफान की लहरों की तरह गोते लगा रहे थे। कुछ पल बाद ऋषभ ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से धीमी आवाज में कहा, अहाना के लिए सिद्धांत से अच्छा लाइफ पार्टनर शायद और कोई नहीं हो सकता। ये बोलते ही ऋषभ के चेहरे पर एक मुस्कान थी और यह वक्त बहुत समय के बाद अपने दिल में बहुत सुकून फील था। उसे पता था कि अहाना ने अपने बचपने के कारण से ही सिद्धांत को भड़काया था, लेकिन सिद्धांत ने कभी उसके साथ ना गलत किया और ना ही गलत होने दिया, और जब वो उसकी बहन के साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार था तो ये बात ऋषभ अच्छे से जानता था कि अगर सिद्धांत ने किसी को भी अपनाया तो वो उसे दुनिया जहां खुशियां देगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। सिद्धांत हाउस। वरुण छोटी छोटी बातें करने और मजाक करने में बहुत अच्छा था। इस वजह से अहाना को पता ही नहीं चला कि कब शाम से रात हो गई। इस वजह से उसे आज इतनी देर हो गई, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर के लिए निकल गई। अहाना घर के अंदर बहुत खुशी से गुनगुनाते हुए आ रही थी। आज अपने इतने पुराने दोस्त से मिलने की वजह से उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। घर के अंदर अंधेरा देख उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और बहुत ही आराम से अंदर की तरफ जाने लगी। लेकिन एक साया सोफे पर बैठा अपनी गुस्साई लाल आंखों से अहाना को एक तक देखे जा रहा था। हॉल में हल्की सी रोशनी होने की वजह से उसकी धुंधली आकृति सोफे पर देखी जा सकती थी। लेकिन अहाना इन सब अनजान बस अपनी मस्ती में गुनगुनाते हुए अपने कमरे की तरफ जाने में लगी हुई थी। अचानक उस धुंधली आकृति ने अपने लाल आंखों को एक बार बंद किया और कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली, जिससे उसकी हाथों की हरी और नीली नसें साफ उभर गई। कुछ पल के बाद जैसे ही अहाना हॉल के बीचों बीच सोफे के थोड़ा करीब पहुंची कि अचानक से हॉल की लाइट्स ऑन हो गई। लाइट्स के यूं अचानक ऑन होने की वजह से अहाना कुछ पल के लिए तो हड़बड़ा गई, पर जो परछाई सोफे पर अब तक शांत सी बैठी थी वो अचानक अहाना के ठीक सामने आ गई। अपने सामने लंबे चौड़े सिद्धांत को यूं अचानक देख अहाना एकदम से हड़बड़ा गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सिद्धांत की लाल गुस्सेल आंखों पर पड़ी, उसकी दिल की धड़कनें अचानक से जैसे थम सी गई हो। उसके कदम अपने आप ही पीछे की ओर जाने लगे। अहाना को तो पता ही नहीं चला कि उसका शौक में लिया ये एक्शन उसके सामने खड़े गुस्से से भरे इंसान के गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। सिद्धांत को पहले से ही पता था कि अहाना अभी कहाँ से आई है और वो इतनी देर तक किसके साथ थी। ये तो स्पष्ट बात थी कि ऋषभ से मिलने के बाद सिद्धांत सीधे घर आ गया था और अहाना को वहां ना देखकर उसने अपने गार्ड से सारी रिपोर्ट ली। किसी भी गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी बात मिस करने की हिम्मत करे। अहाना को किसी और मर्द के लिए इतना इमोशनल होता और किसी गौर मर्द के साथ इतनी देर तक टाइम स्पेंड करता सुन सिद्धांत का गुस्सा हर पल के साथ बढ़ता जा रहा था। 58 जलन। अब आगे। सिद्धांत जब से अहाना से दोबारा मिला था तब से अहाना ने उसे इस तरह व्यवहार किया जैसे उसमें कांटे लगे हो। वो हमेशा उसे टालने का कोई ना कोई बहाना बनाया करती। सिद्धांत को हमेशा उसकी यह हरकत अपने दिल में एक तीर सी चुभती महसूस होती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो किसी लड़की के करीब जाने की जितनी कोशिश कर रहा था उतनी ही वो लड़की उससे दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। उसे पहला लगा था कि अगर वो अहाना का कुछ टाइम देगा तो शायद वो अपनी नाराजगी भूलाकर उसे अपना ले, लेकिन उसका इतना कुछ करने के बाद भी अहाना पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और अब तो ऐसा लग रहा था जैसे अहाना को कोई और ही मिल गया हो जिसके साथ वो इतना ज्यादा खुश थी, और उसको देखते ही अहाना के एक्सप्रेशन हमेशा डर के ही रहते थे।
सिद्धांत अब और अहाना को टाइम नहीं दे सकता था, उसे पहली बार किसी को खोने का डर महसूस हो रहा था। वो भला कैसे यूं ही किसी और को अहाना को खुद से दूर ले जाते हुए देख सकता था। इसलिए आज उसने ठान लिया था कि वो अहाना को आज ये अच्छी तरह समझा देगा कि अहाना सिर्फ और सिर्फ उसकी थी। इधर अपने सामने सिद्धांत का गुस्से से लाल चेहरा देखकर अहाना अपने गले के घुट को अंदर करते हुए बहुत मुश्किल से सिद्धांत की तरफ देखती है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आज अचानक सिद्धांत को हुआ क्या गया है। वो मन ही मन में, हे भगवान, आज इस इंसान को अचानक क्या हो गया? ये मुझे अपनी गुस्से से खा जाने वाली नजरों से क्यों घूर रहा है? क्या हुआ है इससे? अहाना को अभी भी खुद से डरता हुआ देखकर सिद्धांत ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने अहाना की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा तुम थोड़ी देर और अपने उस दोस्त के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने वाली हो। अहाना सिद्धांत की बात से कंफ्यूज हो गई। वो समझ गई थी कि सिद्धांत उसे टोंट कर रहा है, पर वो उसे टोंट क्यों कर रहा है और उसकी बातों से ऐसा क्यों लगा कि वो ज्वेलियस है। अहाना ने अपने ही मन के उठते उन उटपटांग ख्यालों को झटका और अपनी नॉर्मल टोन में जवाब देते हुए आराम से कहा, मैं आज अपने बहुत पुराने दोस्त से मिली थी तो मैंने टाइम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सॉरी। अहाना को यूं लापरवाही से जवाब देता सुन सिद्धांत की मुट्ठी और कस गई। उसकी हरी और नीली नसें साफ उबर कर दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से से अपने दांत का पे छोटी ई की मात्रा ट का पे छोटी ई की मात्रा ट हुए अहाना से धीमी आवाज में कहा, ओह तो वो पुराना दोस्त कौन है, बॉय या गर्ल? सिद्धांत की सवाल सुन अहाना की भौं तन गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धांत उसे इतने सारे सवाल आखिर कर क्यों रहा है। अब उस बेचारी को कौन बताए कि उसका पति इस वक्त जल भून कर कोयला हो चुका है। पर मैडम की भी क्या गलती थी? बेचारी अब तक अपनी सारी जिंदगी अखंड सिंगल जो रही थी। उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए सच बोलते हुए कहा, बॉय। अहाना के बोलते ही सिद्धांत जो अब तक अपनी जगह पर शांत खड़ा था, अचानक से अहाना के एकदम से करीब आ गया और अपने एक बाजू को अहाना की कमर के चारों तरफ लपेटते हुए उसने अहाना को अपने तरफ खींचते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब आते हुए अपने गर्म सांसों को उसके चेहरे पर ब्लो करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तो तुम अपने पति के सामने ये कहने की हिम्मत कर रही हो कि आज पूरा दिन तुम किसी और मर्द के साथ अकेले थी? हम सिद्धांत के इतना करीब होने की वजह से अहाना का दिल इस वक्त बहुत जोर से धड़क रहा था। उसके केवल टच से ही अहाना के रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस वक्त सिद्धांत का अट्रैक्टिव चेहरा उसके इतना करीब था कि अहाना ना चाहते हुए भी उसमें खोती जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने सिद्धांत की बात सुनी, वो कंफ्यूजन से एक तक सिद्धांत की आंखों में देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धांत के कहने का आखिर मतलब क्या था। इस समय बेचारे सिद्धांत को कौन बताता कि अहाना का ईक्यू कितना ज्यादा कम था। बेचारी के दिमाग में अभी सिद्धांत की बातों का सर पैर ही नहीं समझ आ रहा था। लेकिन सिद्धांत के इतना करीब होने की वजह से पहले ही अहाना को कुछ अलग सा महसूस होता था। शायद ये उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन सिद्धांत ने उसे अपने दिल की बात बोली थी। लेकिन हमारी अहाना तो उस बात को पूरी तरह नकारने में लगी हुई थी। अहाना को अभी भी अनजान बनते देख सिद्धांत का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने अहाना के होठों को अपने गर्म होठों से छूकर अपनी कर्कश आवाज में कहा, ठीक है, तो तुम्हें अब ये समझाने की जरूरत है कि एक पत्नी को उसके पति के अलावा किसी और मर्द के करीब नहीं जाना चाहिए। बोलते हुए उसने हल्के से अहाना के निचले होंठ को सिलेक्टिवली बाइट किया, जिसके हल्के दर्द की वजह से उसके होंठ अपने आप ओपन हो गए। जैसे ही सिद्धांत ने अहाना के होठों को धीरे से अपने होठों से छुआ तो अहाना एक पल के लिए तो कांप गई। पर सिद्धांत की अट्रैक्टिव लो आवाज सुनकर तो अहाना के रोंगटे ही खड़े हो गए। लेकिन सिद्धांत की अगली हरकत से तो अहाना की आंखें चौड़ी हो गई। वो अपनी चौड़ी खुली आंखों से एक तक सिद्धांत के हैंडसम और अट्रैक्टिव चेहरे के फीचर्स को निहार रही थी, जो इस वक्त अपनी आंखों को क्लोज करके उसे स्लोली किस करने में लगा हुआ था। अहाना को अभी भी रिस्पॉन्स ना करते देख सिद्धांत ने अपने दूसरे हाथ से अहाना की आंखों को क्लोज करके उसके होठों को अपने होठों से टच कराते हुए लो वॉइस में उसे डायरेक्ट करते हुए कहा, फोकस। सिद्धांत की आवाज इतनी मैग्नेटिक थी कि अहाना ने अपनी आंख को बंद कर वो भी सिद्धांत की पैशनेट किस में उसका पूरा पूरा साथ देने लगी। अहाना को अब तक किस करना नहीं आता था, चाहे सिद्धांत ने उसे आज तक जितनी ही बार किस क्यों ना किया हो, वो हमेशा उसके लिप्स को लिक करती थी। इस वक्त भी अहाना सिद्धांत के होठों को केवल लिखी कर रही थी। अहाना का रिस्पॉन्स मिलते ही सिद्धांत ने अपनी पकड़ अहाना की कमर में और भी टाइट कर ली और उसने अपने दूसरे हाथ से अहाना के सर के पीछे करके उसके रेशमी बालों के साथ खेलने लगा। इस वक्त अहाना की बॉडी धीरे धीरे ढीली होती जा रही है थी।
उसके दोनों हाथ जो अब तक सिद्धांत के शोल्डर पर थे वो सिद्धांत के सर के पीछे जा चुके थे और उसके बालों को सॉफ्टली सहला रहे थे। अहाना के हर एक टच सिद्धांत के कंट्रोल को धीरे धीरे लूज होने के लिए काफी था। चैप्टर 59 रोमांस इन दी एयर। अब आगे, जिस हाथ से उसने अहाना की कमर को पकड़ा था उसने बहुत ही आसानी से अहाना को ऊपर हवा में उठा लिया। उसके इस एक्शन की वजह से अहाना ने सपोर्ट के लिए अपने दोनों पैरों को सिद्धांत की कमर के चारों तरफ लपेट लिया। सिद्धांत वैसे ही अहाना को किस करते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। कमरे का दरवाजा खोलने के बाद अपने किक से ही दरवाजे को बंद करके अहाना को वैसे ही अपनी बाहों में कैरी किए हुए अपने किंग साइज बेड पर उसके ऊपर आ गया। इस बीच दोनों की किस एक बार भी ब्रेक नहीं हुई थी। अहाना के पैर अभी भी सिद्धांत की कमर के चारों तरफ बंधे हुए थे। सिद्धांत तो अहाना को ऐसे किस कर रहा था कि ये उसकी लाइफ की आखिरी किस हो। इसके बाद वो उसे किस नहीं कर पाएगा, जिससे अहाना को एक पल के लिए भी सांस लेने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब उसका दम घुटने लगा था। जैसे ही सिद्धांत को एहसास हुआ अहाना को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल करके अहाना के होठों को आजाद कर दिया और वो अहाना की आंखों में एक तक देखते हुए जो अपनी अधखुली आंखों से गहरी सांस ले रही थी। सिद्धांत भी इतने लंबे किस के बाद हाफ रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में उसका जुनून और तड़प साफ नजर आ रही थी। अहाना ने बहुत मुश्किल से खुद की सांसों को नॉर्मल किया। जैसे ही उसने सिद्धांत की आंखों में देखा उसकी सांसें उसके गले में ही अटक के रह गई। अहाना ने जल्दी से खुद की स्थिति पर ध्यान दिया और अपने पैरों को वापस से समेटते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके तो सिद्धांत से नजर मिलाने की भी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसे पहले से ही पता था कि ना चाहते हुए भी वो सिद्धांत की तरफ धीरे धीरे खींचती जा रही थी। ये उसके लिए बिल्कुल नया एहसास था। वो तो सिद्धांत के केवल एक ही टच से मोम की तरह पिघल जाती थी। शर्म की वजह से अहाना के कान और गाल पूरे लाल हो गए थे, जिस वजह से वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी खून उसके चेहरे से बाहर ही आ जाएगा। अहाना के लाल चेहरे को देखकर सिद्धांत का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मगर आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने झुकते हुए अहाना के कान के पास जाते हुए अपनी धीमी आवाज में कहा, क्या अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हें अपने पति के अलावा किसी और मर्द के करीब नहीं जाना है? सिद्धांत की आवाज में उसकी जलन सुन अहाना का दिल जोरों से धड़कने लगा। अनायास ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए उसने अपने दांतों से अपने होठों को स्लोली बाइट करना शुरू कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिद्धांत की इन हरकतों से कैसे रेजिस्ट करे। अहाना की हरकतों को देख सिद्धांत ने अपनी उसी धीमी आवाज में कहा, जान क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? हम उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही उसने दोबारा से अहाना के होठों को अपने होठों में दोबारा से कैप्चर कर लिया और अपनी वेट टंग से अहाना के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। इस वक्त उसके दोनों हाथ अहाना के क्रॉप टॉप के अंदर उसके पतली कमर को स्लोली सला रहे थे। धीरे धीरे उनकी किस और डीप होती जा रही थी। सिद्धांत के हाथ बेकाबू होते हुए अहाना के टॉप के अंदर उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगे, जिससे अहाना की सांसें गहरी होती जा रही थी। अहाना इस वक्त सिद्धांत की गर्म हुई बॉडी को उसके कपड़ों के ऊपर से भी फील कर पा रही थी। इस वक्त रूम का माहौल काफी गर्म हो गया था। दोनों ही इस वक्त अपनी किस में पूरी तरह से डूब चुके थे। सिद्धांत के हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उसके हाथ अहाना की चेस्ट से टच हुए दोनों वही जम से गए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अहाना जैसे ही सिद्धांत को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि सिद्धांत ने उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना वापस से उसके होठों को लॉक कर दिया और पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। इस बार वो अहाना के लिप्स को बीच बीच में बाइट भी कर रहा था। उसके हाथ अहाना के कोमल स्किन को सॉफ्टली प्रेस कर रहे थे, जिसकी वजह से अहाना की सांस गहरी होती जा रही थी। पर इस बार उसके दम घुटने से पहले ही सिद्धांत ने अपना टारगेट चेंज करते हुए उसके गर्दन और शोल्डर के बीच अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए अहाना के गर्दन को लव बाइट करने के बाद उसी जगह को सक एंड लिक कर रहा था। सिद्धांत इस वक्त बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसकी बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा टाइट हो गई थी, खासकर उसकी लोअर बॉडी। दोनों की बॉडी एक दूसरे से इस तरह से चिपकी हुई थी कि उनके बीच से हवा गुजरने के लिए भी सब्स नहीं था। सिद्धांत की बॉडी की हीट अहाना को अपनी बॉडी में भी फील हो रही थी, जिसे वो तुरंत अपने होश में आई और उसने जल्द ही अपने बेकाबू हुई सांसों को काबू करते हुए सिद्धांत को रोकने के लिए अपनी हाफते हुई आवाज से कहा, प्लीज 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 सिद्धांत, नो। अहाना की आवाज इतनी ज्यादा सडक्टिव और मेलोडियस लग रही थी वो कि सिद्धांत को रोकने की बजाय उसे और भी ज्यादा उकसाने का काम कर रही थी,
लेकिन अहाना की आवाज की वजह से सिद्धांत को यह एहसास हो गया था कि वो इस वक्त वो इन सब के लिए रेडी नहीं है। लेकिन वो इस वक्त खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जैसा ही उसे समझ आया कि वो अब और खुद को आगे नहीं रोक पाएगा, तो वो एक ही झटके से अहाना से अलग हो गया और बिना एक पल भी गवाए तुरंत वॉशरूम की तरफ चला गया और जल्दी ही शावर से पानी की आने लगी। हालांकि इस वक्त सिद्धांत की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उन दोनों का ये स्पेशल मूवमेंट बिना अहाना की मर्जी से नहीं करना चाहता था। उसके लिए उसकी बॉडी की जरूरत से भी ज्यादा अहाना की हामी की ज्यादा अहमियत थी, जो इस वक्त बाहर सदमे में उस जगह को एक टक शॉक में दुख रही थी जहां से सिद्धांत कुछ देर पहले गया था। अहाना बखूबी समझ पा रही थी। जैसा ही सिद्धांत अहाना को बिस्तर पर अचानक छोड़कर बाथरूम की तरफ भागा, तो एक पल के लिए तो अहाना को यो कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो बस शौक से एक तक बाथरूम के अभी अभी बंद हुए गेट की तरफ ही देख रही थी। उसने खुद को काफी कंट्रोल करने के बाद ही सिद्धांत को रुकने के लिए कहा था। हालांकि वो ये अच्छे से जानती थी कि अगर सिद्धांत ने उस वक्त उसकी न सुनकर वो सब आगे बढ़ाना जारी रखा होता, तो कहीं ना कहीं वो उससे भी शायद वो उसका पूरा पूरा साथ देती। क्योंकि वो अपने दिल ही दिल में ये अच्छे से जान चुकी थी कि अब तक चाहे उसने जिस तरह भी इस बात को नकारने की कोशिश क्यों ना की हो, और भले ही उसने सिद्धांत से दूर जाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब सिद्धांत को से दिल पसंद करने लगी थी। अहाना को जो अभी कुछ पल पहले उन दोनों के बीच हुआ, वो काफी अच्छा लग रहा था। उसे सिद्धांत की हर एक टच से जैसे उसके दिल को एक अलग ही सुकून दे रही थी। उसे ये बिल्कुल भी असहज करने वाला नहीं लग रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि केवल उसके एक बार मना करने के बाद ही वो खुद को रोक लेगा, क्योंकि उसने ये अच्छे से ये महसूस किया था कि सिद्धांत कितना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला कोई मर्द इतनी उम्र बढ़ने के बाद भी खुद की जरूरतों पर नियंत्रण कर पा रहा था। सिद्धांत के ऐसा करने की वजह से आहना के दिल में अलग ही वार्म वाली फीलिंग आ रही थी। उसकी आंखों में सिद्धांत के लिए अपनी इतनी ज्यादा परवाह देख प्यार साफ नजर आ रहा था। अब शायद आहना ये समझ गई कि वो सिद्धांत को केवल पसंद ही नहीं, बल्कि वो शायद अब उसे प्यार भी करने लगी थी। आहना के लिए ये एहसास बिल्कुल नया था। उसे अपनी दोनों लाइफ को मिलाकर पहली बार ऐसी फीलिंग आई थी। उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी हल्के आंसू आ गए, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में उसने जिसको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना, उसने तो उसकी बड़ी ही बेदर्दी से जान ले ली। भले ही उसने कभी राज को प्यार नहीं किया, लेकिन उसने कभी उसे धोखा भी नहीं दिया था, और उसने तो उससे वादा भी किया था कि वो एक पत्नी के रूप में अपने सारी फर्ज निभाएगी। लेकिन शादी से पहले वो राज के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, जिसका मैताली ने अच्छा फायदा उठाया था। और यहाँ जिस आदमी को आहना अपने करीब तक नहीं आने देती थी, जिसने वो बार बार उसकी ना की गई गलती के लिए हर वक्त सुनाया करती थी, बल्कि वो जब से यहाँ रहने लगी थी, उसने हर पल केवल सिद्धांत को इग्नोर ही किया था। लेकिन कभी भी सिद्धांत ने उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसने तो दोनों की कानूनी शादी होने का गलत फायदा भी नहीं उठाया। भला उसे उसकी मन मर्जी करने से कैन ही रोक सकता था। यहाँ तक जब आज वो दोनों इतने आगे बढ़ चुके थे, तो आहना सिर्फ एक नो की वजह से सिद्धांत ने खुद को ना चाहते हुए भी रोक लिया था। वो हमेशा की आहना की भावनाओं की इज्जत करता था। आहना को कहीं ना कहीं इस बात का सुकून था कि उन दोनों ने अपनी सीमाएं पार नहीं की, क्योंकि वो शायद अभी इन सब के लिए तैयार है नहीं थी। लेकिन दिल के किसी कोने में शायद वो चाह रही थी कि काश सिद्धांत उस वक्त ना रुका होता। अरे यार, लड़कियों को समझ पाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। यहाँ तो आहना खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि आखिर में वो चाहती क्या है। 60 सिद्धांत का जुनून। अब तक आपने देखा, यहाँ तक जब आज वो दोनों इतने आगे बढ़ चुके थे, तो आहना सिर्फ एक नो की वजह से सिद्धांत ने खुद को ना चाहते हुए भी रोक लिया था। वो हमेशा की आहना की भावनाओं की इज्जत करता था। आहना को कहीं ना कहीं इस बात का सुकून था कि उन दोनों ने अपनी सीमाएं पार नहीं की, क्योंकि वो शायद अभी इन सब के लिए तैयार है नहीं थी। लेकिन दिल के किसी कोने में शायद वो चाह रही थी कि काश सिद्धांत उस वक्त ना रुका होता। अरे यार, लड़कियों को समझ पाना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। यहाँ तो आहना खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि आखिर में वो चाहती क्या है। अब आगे, जब तक आहना अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तब तक सिद्धांत शावर लेकर अपने काले रंग के नाइट सूट में बाहर भी आ चुका था। हालांकि वो इसमें भी बहुत ज्यादा आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। जैसे ही सिद्धांत बाहर आया, उसने आहना को अब भी वैसे ही बिस्तर पर खोए हुए एक तक दरवाजे को घूरते हुए देखा। इस समय भी आहना अपने ख्यालों में गुम हल्का हल्का शर्मा रही थी। इन सब की वजह से आहना का चेहरा बहुत लाल हो चुका था और वो अपने ख्यालों में खोई हुई हल्का हल्का मुस्कुरा भी।
रही थी। अहाना को अकेले में मुस्कुराते देख सिद्धांत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इतने में कुछ सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी। वो हल्के कदमों से अहाना की तरफ बिस्तर की साइड में जाकर ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। पर मैडम अहाना इन सब से बेखबर अपने ख्यालों में ही खोई हुई बस मुस्कुराई जा रही थी। इस समय अहाना बहुत ज्यादा क्यूट और फनी लग रही थी। अहाना को अभी भी कोई रिएक्ट न करते देख सिद्धांत हल्के से झुककर अहाना के कान के पास जाकर अपनी धीमी आवाज में कहा, अगर तुम्हें ये इतना पसंद आया है तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलते ही वो झट से अहाना के सामने वैसे ही खड़ा हो गया और अपनी चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट लिए एकटक अहाना को देखने लगा, जो उसकी आवाज से इतना चौंक गई कि लगभग बिस्तर पर से उछल ही चुकी थी। जैसे ही अहाना अपने होश में वापस आई उसने अपने सामने खड़े आदमी के चेहरे पर उसकी टीजिंग देखकर अहाना हड़बड़ाते हुई बोली, मैं तो बस वो। अहाना को यूं हड़बड़ाता देखकर सिद्धांत की मुस्कान और लंबी हो गई। आज पहली बार उसके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान थी, जिसे देख एम्बारस हुई अहाना अपनी शर्मिंदगी भूलकर एक तक सिद्धांत की प्यारी मुस्कान में कहीं खो सी गई। अहाना को दोबारा से उसे तरता देख सिद्धांत को पहली बार अपने लुक्स पर प्राउड फील हुआ, वरना उसने पहले कभी भी अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सिद्धांत दोबारा से अहाना को छेड़ते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब आकर बोला, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूं, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसी ही घूरती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। जैसे सिद्धांत की मैग्नेटिक वॉइस अहाना के कानों पर पड़ी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इस समय उसका ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो हड़बड़ा कर बिस्तर से उठते हुए इधर उधर देखते हुए थोड़ी घबराहट के साथ सिद्धांत को रिप्लाई करते हुए बोली, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये देख रही थी कि हाँ, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है, शीशे में देख लो। और वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे भले ही किसी से भी प्यार हो जाए, लेकिन तुमसे प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। बोलते हुए अहाना वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। अहाना को खुद भी नहीं पता था कि उसने हड़बड़ाहट के चक्कर में अभी अभी क्या बोल दिया है, जो सिद्धांत के गुस्से को जगाने के लिए काफी था। अहाना के इस रिप्लाई से जो कुछ देर पहले सिद्धांत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो एकदम से गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखें इस वक्त कठोर हो चुकी थी। उसने अहाना का जल्दी से हाथ पकड़ लिया और उसे एक झटके के साथ अपनी तरफ घुमाते हुए उसके हाथ को उसकी पीठ के पीछे करते हुए अपनी सीरियस टोन में अहाना की आंखों मेरी आंखें डालकर देखते हुए अपने जीरो एक्सप्रेशन वाले चेहरे आत्मविश्वास से कहा, प्यार तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा अहाना सिद्धांत रायजादा, ये तुम्हारे पति का तुमसे वादा है। और अगर मैंने तुम्हारे मुंह से किसी और मर्द के बारे में कुछ भी सुना तो मैं जितना सॉफ्ट तुम्हारे लिए हूं उतना ज्यादा डेविल भी हो सकता हूं। क्योंकि दुनिया केवल डेविल सिद्धांत को जानती है और मुझे मेरी ये साइड दिखाने के लिए कभी फोर्स मत करना, क्योंकि यू आर ओनली एंड ओनली माइन। इस वक्त सिद्धांत ने अहाना के हाथों को भले ही मोड़ रखा था, लेकिन अहाना को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं जो रहा था, क्योंकि गुस्से में होने के बावजूद भी सिद्धांत ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था अहाना को इससे बिल्कुल भी हर्ट ना हो। सिद्धांत की आंखें ये सब बोलते हुए एक अलग ही जुनून झलक रहा था, जिसे देखकर अहाना हल्का कांपने लगी। अहाना को सिद्धांत की आंखों में उसके लिए पागलपन और जुनून देखकर अहाना का दिल जोरों से धड़कने लगा। सिद्धांत भी अहाना को अपनी बाहों में कांपता हुआ महसूस कर पा रहा था। उसने खुद के इमोशंस को काबू करते हुए तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेने के बाद अहाना को जाने दिया। सिद्धांत की पकड़ से छूटते ही अहाना तुरंत भागती हुई वॉशरूम की तरफ चली गई और तेज आवाज के दरवाजे को लॉक कर दिया। दरवाजे की तरफ देखते हुए सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर की तरफ देखते हुए वो हल्के से खुद ही में बुदबुदाया, लगता है अब मैं उसके साथ बिस्तर पर नहीं सो पाऊंगा। हालांकि सिद्धांत अहाना को अपनी पत्नी बनने के लिए प्रेशराइज कर रहा था, पर वो ये भी जानता था कि कहीं ना कहीं अहाना उसे पसंद करने लगी है, लेकिन वो तब भी एक एक करके कदम उठाना चाहता था और उन दोनों के बीच की दूरियों को कम करना चाहता था। उसे कहीं ना कहीं ये भी डर लगा रहता था कि अगर उसने अहाना को एक कमरे को शेयर करने के साथ एक ही बेड भी शेयर करने को कहा तो कहीं उसने जो इतनी मुश्किल से अहाना के दिल में थोड़ी सी जगह बनाई थी वो सब बर्बाद ना जाए। वो चाहता था कि जैसा वो अहाना के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहता है, वैसे ही अहाना भी उसकी शादीशुदा जिंदगी को दिल से अपनाए, ना कि जोर जबरदस्ती से। वो केवल एक कदम ही आगे बढ़ाना चाहता था। यही सब सोचते हुए उसने एक तकिया और कंबल लिया और सोफे की तरफ जाने लगा। जैसा ही वो सोफे पर सब अरेंज कर रहा था, वैसे ही अहाना ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और रूम में एंटर हुई। सिद्धांत को अपनी हाइट से छोटे सोफे पर लेते हुए देख अहाना की हंसी छूट गई। अहाना को यूं हंसता देख सिद्धांत कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगा।
आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।